संकल्प के इस सम्मान और अभिनंदन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान रवि जी, अभी इतना सुंदर आपने व्याख्यान सुना जिनका, ऐसे दो हमारे देश के माननीय मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, माननीय श्रीमान धर्मेंद्र जी प्रधान, श्रीमान संतोष जी तनेजा, श्रीमान अनिल जी जोशी, श्रीमान अशोक जी प्रधान और सारे संकल्प में बहुत वर्षों से पढ़ा रहे श्रीमान प्रसन्न कुमार जी और इस सभागृह में उपस्थित हमारे प्रिय बंधुओं, बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ और साथ साथ उनके परम आदरणीय अभिभावकगण। संकल्प एक लंबी यात्रा के साथ आज यहाँ पर उपस्थित है। हर वर्ष कुछ नया वेश विकसित करते हैं और इन चयन परीक्षाओं की तैयारी कितना प्रेम से, मन से, चिंता के साथ करते हैं। ऐसा बहुत सारे अनुभव आपने सुने, बाद में भी सुनेंगे। सबको अवसर नहीं मिलता है सुनाने का, लेकिन सबके मन में और ध्यान में है। भारत की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, ये सारे देश को चलाने का जो इंजन होता है ना, ऐसा है। सरकार हम ऐसा मान सकते हैं कि स्टीयरिंग की तरह है। देश किस दिशा में चलेगा ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन चलेगा किस गति से, चलेगा कैसे, ये तो वो इंजन है, वो तय करता है। तो सारी प्रशासनिक सेवाएं, ये सरकार के जो नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनको कैसे सुंदर ढंग से क्रियान्वित किया जाए, उन सबका जो एग्जीक्यूशन है वो जिन सर्विसेज के हाथ में है, वो आपके हाथ में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। और जो स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष हम लोग पूरा किए हैं और देश एक नए मोड में है। हमको बार बार ये भी ध्यान में रखना है कि लंबी पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ देश अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश में जनसंख्या की समस्या थी, देश में खाद्यान्न की समस्या थी, अच्छी टेक्निकल, मेडिकल, एजुकेशन की समस्या थी, लेकिन देश ने पिछले दशकों में बहुत तेज उन्नति की है और विश्व परिदृश्य में एक बड़ा स्थान बनाया है। लेकिन मित्रों, बंधुओं और आदरणीय बहनों, इतना पर्याप्त नहीं है। अब वो समय आ गया है जब हमको विचार करना है हमारे देश की दिशा कौन सी होगी। सारे देश ने एक दिशा निर्धारित की है, सारे विश्व की भी एक अलग दिशा है। अमेरिका की एक दिशा है, रूस की एक दिशा है। इन सब दिशाओं में ध्यान में आता है कि हर एक देश अपनी अपनी भौतिक उन्नति करता है और अपनी अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए प्रयत्न करता है। भौतिक संसाधनों को कैसे इकट्ठा किया जाए और लोगों का जो लेवल, जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, बढ़ा दिया जाए। ये सबके लिए सामान्य बातें हैं। ये सभी देशों के लिए कॉमन है। हमारे देश के ऊपर कुछ और भी उत्तरदायित्व है। हमारे देश के ऊपर कुछ और जिम्मेदारी है। कि सारी दुनिया भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल देखते देखते परेशान हो गई है। ये देश एक नई जिम्मेदारियों के साथ और अपनी एक सनातन जिम्मेदारी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेगा, ये अधिक मूल्यवान बात है। और इसलिए हम जिन सेवाओं में जा रहे हैं, अब इस बात की चिंता अपने को कर ली है, भविष्य में ये सारे देश की व्यवस्थाएं जो हैं उनका ओरिएंटेशन किधर होगा। और इसलिए कुछ मौलिक फंडामेंटल बातें अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी जो सामान्य बातें बहुत लोग बताएंगे, आप क्रियाशील रहिए, कर्मठ रहिए, काम करिए, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी, आप ध्यान रखिए। मैं कुछ 2-3 बातें दूसरी बताता हूं। बंधुओं, सारी दुनिया हमको देख रही है। कुछ बात है कि हम चलते हैं, रूस बिखर जाता है, जेकोस्लोवाकिया टूट जाता है, पाकिस्तान 2 टुकड़े होता है,
यूके में से स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, लेकिन भारत एक रहता है। इस एकता के पीछे, इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक भाव है, वो भारत की विशेषता है, ये ध्यान में रखना है। हम इतनी डाइवर्सिटीज के साथ एक हैं कैसे? वो तमिल भाषी है, ये पंजाबी भाषी है, हिंदी भाषी है, वो बांग्ला भाषी है, ये शैव मत का है, वो वैष्णव मत का है, वो पारसी है, वो सिख है, जैन है, बौद्ध है, मुसलमान है। इन सबको साथ लेकर के देश कैसे चलता है, वो जो भाव है चलाने का, वो हमारी इंक्लूसिवनेस है। हम सबको अपना मानते हैं, सारे जगत को अपना मानते हैं। हम किसी को वीराना नहीं मानते, किसी को दुश्मन नहीं मानते। कुछ हमारे नहीं, ये हमारे और ये वीराने, ये कंसेप्ट भारत का नहीं है। ये मौलिक और फंडामेंटल बात है। हमने ड्यूअलिज्म को कभी प्रश्रय नहीं दिया, और भारत के किसी भी ग्रंथ में ये भाषा आप नहीं पाएंगे, ये हमारे वे हमारे नहीं, कहीं नहीं पाएंगे। वैदिक साहित्य से लेकर के संविधान की भाषा तक ये ड्यूअलिज्म की भाषा भारत ने कभी स्वीकार नहीं की। हम भारतीयता कहते हैं तो भारतीयता का बोध एक आत्मबोध है। हम किसी को अपने से दूर नहीं मानते, और इसलिए पॉलिसीज का जब निर्माण करना है हमको, और आपको जो एग्जीक्यूशन करना है और निर्माण में भी भूमिका निर्वाह करनी है, एक मौलिक बात ध्यान में रखना, वो छोटे से छोटा गरीब बालक दूर गांव में रहता है, वनवासी क्षेत्र में रहता है, बम्बई में रहता है, दिल्ली की पॉश कॉलोनी में रहता है, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक आत्मीयता का भाव है, द्वैत नहीं है, ड्यूअलिज्म नहीं है। हमको ध्यान में रखना होगा, वो छोटी चिड़िया भी कहीं जंगल में रहती है, पेड़ है, वृक्ष है, जीव है, जगत है, इस सब के साथ मिलकर के पॉलिसीज बनानी है। मनुष्य इस सारी नेचर का मालिक नहीं है। पश्चिमी जगत ने एक सिद्धांत, प्रिंसिपल क्रिएट किया, मैन इज द क्राउन ऑफ दिस क्रिएशन। नो, वी रिजेक्ट दिस प्रिंसिपल। Man is not the crown of this creation. No, man is a part of this creation. जैसे पश्चिमी जगत ने इस सिद्धांत अप्लाई किया, मनुष्य सारी इस क्रिएशन का मालिक है, वो मालिक बन बैठा। हम नेचर के मालिक नहीं हैं, हम नेचर के भाग हैं। हम नेचर को परमात्मा मानते हैं। नेचर पवित्र है, नेचर पूज्य है, और इसलिए हमारे पेड़ भी पवित्र है, नदी भी पवित्र है, पहाड़ भी पवित्र है, यह धरती पवित्र है। सारी योजनाएं बनाते समय एक एक बात का ध्यान रखना है। गांधी जी एक बार हाथ धो रहे थे भोजन करने के उपरांत, हाथ धोते धोते थोड़ा सा गांधी जी का चेहरा दूर हट गया, एक लोटा पानी ज्यादा पड़ गया, गांधी जी दुखी हो गए, एक लोटा पानी ज्यादा लग गया। हमारे पास ताकत है एक लोटा पानी निर्माण करने की, हम नहीं निर्माण कर सकते। हमारे पास ताकत है एक वृक्ष नया पैदा करने की, हम नहीं कर सकते। हम पैदा कर नहीं सकते तो विनाश क्यों करते हैं? ये सारे क्रिएशन के साथ मनुष्य को एक आत्मीयता के साथ रहना है, ध्यान में रखना है। ये भारतीयता का भाव है। हमारी हर एक पॉलिसी के साथ ये साथ साथ चलना चाहिए। हम इसे दूर हट जाएंगे, समस्या हो जाएगी। अंग्रेजों ने बहुत कुछ अलग सिखाया था, वो आज का विषय नहीं है हमारा। वैसे भारत के लोग भारतीयता सीखें। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी थी महाराष्ट्र में, और बंगाल में नेशनल कॉलेजेस खड़े हुए थे बिपिन चंद्र पाल अरविंद के नेतृत्व में। काशी में 2 विश्वविद्यालय बने थे, काशी विद्यापीठ गांधी जी ने बनवाया था, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय ने बनवाया था। डीएवी सदानंद ने खड़े किए थे, एसएनडीटी खड़ा हुआ, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ खड़े हुए। भारतीयता का भाव लाने के लिए ये विद्यापीठ खड़े हुए थे। हमारा भारतीयता का भाव लुप्त ना हो जाए, यह हम सबको ध्यान में रखने की बात है। एक दूसरी बात, हमारे चिंतन में जो है ना, वो व्यक्ति केंद्र नहीं है, ध्यान में रखना है। सबको बड़ा अजीब सा लगेगा,
पश्चिमी जगत ने व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना और भारत ने परिवार की इकाई को टूटने न देने का संकल्प अभी तक बना करके रखा है। कभी कभी आप देखते हैं विवाह होता है, एक लड़का और लड़की का विवाह होता है, ठीक बात है, ये सच बात है। एक बालक और एक बालिका का विवाह होता है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मिलता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। क्योंकि फैमिली हमारा यूनिट है, मजबूत है। कभी आप शादी में खड़े हुए हैं ना, लड़के का विवाह एक लड़की से बालिका से ही होता है। लड़के के परिवारजन खड़े होते हैं, बालिका के परिवारजन खड़े होते हैं। ये इनके चाचा हैं, ये इनके चाचा, ये इनके मामा हैं, ये इनके मामा हैं, ये बड़े भाई हैं, ये इनके बड़े भाई हैं, ये भतीजे। सब शादी को एंजॉय करते हैं। किसी के बड़े भाई की शादी है, किसी के छोटे भाई की शादी है, किसी के चाचा की शादी है, किसी का वो मामा लगता है। दो परिवारों के मिलन को विवाह कहते हैं। क्यों? परिवार हमारी यूनिट है। हमको अपने परिवार की यूनिट को पक्का मजबूत बना करके रखना है। परिवार की इकाई को खंडित नहीं होने देना। पश्चिम ने कॉन्सेप्ट रखा इंडिविजुअलिज्म का, और पश्चिम ने कॉन्सेप्ट रखा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो इंडिविजुअलिटी को प्रश्रय दे दो। हर एक व्यक्ति अलग अलग घर बनाएगा, मकान बनाएगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा, मोर कंजम्पशन मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये फंडामेंटली रॉन्ग, गलत है। हमारा देश कहता है मिनिमम कंजम्पशन। हमको इस धरती में से कम उपभोग करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक कंजम्पशन करते करते हम कहां पहुंच गए? अब कितना धुआं है, कितना एक्सप्लॉयटेशन है, कितना पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, कितना इंसेक्टिसाइड्स है, कितना पेस्टिसाइड्स है। और इसलिए भारतीयता का दूसरा सिद्धांत जो है हम मिनिमम कंजम्पशन का काम करें। कम से कम उपयोग कैसे होगा, कम से कम उपभोग कैसे होगा? अब तय करो ना, 4 जोड़ी कपड़ा रखना है, 5 जोड़ी कपड़ा रखना है, बस लिमिट लगाओ। हम घरों में जाते हैं, देखते हैं ड्रॉर के ड्रॉर सूट खड़े, सैकड़ों प्रकार के पैंट है, 50 प्रकार का कोट है। कहां से आता है, क्यों आता है, आवश्यकता क्या है? भ्रष्टाचार की जो जड़ है ये कंजम्पशन है, ध्यान में रखना। जिस दिन आपको ध्यान में आ जाएगा इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, मेरे को परमात्मा ने जितना वेतन दिया उतना पर्याप्त है मेरे लिए। अपनी आवश्यकता को कम करते ही आप ईमानदार हो जाएंगे, और अपनी आवश्यकता को बढ़ाने के बाद ईमानदारी को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान में रखना। हम जहां जाएंगे वहां धीरे धीरे ताकतवर हो जाएंगे, ये पक्की बात। हमारे अधिकार भी बढ़ जाएंगे। अधिकार के बढ़ने के साथ साथ अपने साथ जो लोग हैं उन सब के प्रति हमारी आत्मीयता का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव कम ना हो जाए। बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री कहा जाता था विधान चंद्र राय, डॉक्टर BC रे। एक दिन अपने कार्यालय से निकल रहे थे, मुख्यमंत्री का जो कार्यालय था और फिर वहां से निकल रहे थे। संध्या का समय था, 6:30 बज रहा था, अंधेरा हो रहा था। खांसने की आवाज आई, विधान चंद्र राय रुक गए। वो डॉक्टर थे, वो TBM चेस्ट के प्रमुख थे। कौन खांस रहा है? तो लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, एक चौकीदार ताला लगा रहा है, एक कमरे खांस रहा है। विधान चंद्र राय वहीं रुक गए, लौट के वापस उसके पास आए, उसको देखा और अपने सेक्रेटरी को कहा इसको तुरंत जाकर के TB के अस्पताल में एडमिट कराओ। कोई एक्सरे नहीं कराया उन्होंने। खांसी की आवाज और पेशेंट को देख करके डॉक्टर विधान चंद्र राय, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, वो डायग्नोसिस कर दिए इसको TB है, तुरंत एडमिट कराओ। रोजाना हाल पूछते थे, खाने का क्या है उसको फल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। प्रतिदिन सायंकाल डॉक्टर उनको ब्रीफ करता था। He was the chief minister and that person was simply peon of the office of chief minister. जब विधान चंद्र राय मर गए, स्वर्गवास हो गया, तब श्रद्धांजलि देने के लिए ये पियोन जो था आया, उसने कहा नहीं मेरे को 2 मिनट बोलने का अवसर दीजिए। बोला
उसने यही कहा। मैं नहीं मानता वे मुख्यमंत्री थे, लेकिन वे मेरे परिवार के गार्जियन थे। ऊंचे स्थान पर जाने के साथ हमारे मन की करुणा कम ना हो जाए, हमारे मन का स्नेह कम ना हो जाए, प्रेम कम ना हो जाए, आत्मीयता कम ना हो जाए। जिसके अंदर करुणा है, प्रेम है, आत्मीयता है, वही बड़ा है। पद से कोई बड़ा नहीं होता। ये ध्यान में रखना अपने को। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। भारत के किसी भी शास्त्र में हमने अधिकारों की बात कभी नहीं करी। ये मौलिक और फंडामेंटल बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों के अंदर ही निहित है। अधिकारों की बात आई, वहां से अधिकार लुप्त हो गए थे, अधिकार थे ही नहीं, वहां से बात आई। जो स्लेव श्रम के अधिकार नहीं थे, उन्होंने मांगा। लेबर ने अपने अधिकार मांगे, महिलाओं ने अपने अधिकार वहां मांगे विदेशों में। भारत में भी 1000 वर्षों में उथल पुथल में बहुत कुछ बिगड़ा है। कुछ अधिकार चाहिए, ये बात सच बात है। लेकिन मौलिक बात यह है, हमको अपने अपने कर्तव्यों के अंदर अपने अधिकारों की रक्षा करनी होती है। हम पूछें घर में मां का अधिकार क्या है, कहां कोडिफाई किया गया है? घर में पिता का अधिकार क्या है, इसका कोडिफिकेशन कहां है? कोई बेटा अपने पिता से पूछे, पिताजी मेरा इस प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, तो पिता आश्चर्य से लड़के को देखता है, तुम्हारा बेटा क्या अधिकार, क्या बात करते हो तुम? ये पश्चिमी जगत की आंधी है जो अधिकारों की आंधी लेकर के चल रही है। जैसे अब अधिकार की बात करेंगे तो अधिकार दिलाने वाली एजेंसी चाहिए, फिर कोर्ट कचहरी चाहिए, फिर नया संविधान चाहिए, फिर वकील चाहिए, फिर आर्गुमेंट होंगे, और वो आएगा, ये आएगा, अधिकारों का एग्जीक्यूशन। आज केवल विचार करने की बात है। अधिकारों की मांग को हम ना नहीं कहते, लेकिन कर्तव्य का तो पालन हो। हरेक को देख रहे हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, और अपने कर्तव्यों के पे हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने प्रामाणिक हैं। पक्का मान के रखिए, जिसने अपने कर्तव्य की पूर्ति की, उसको अधिकार मांगने कभी नहीं पड़े। अधिकार अपने आप उसके पीछे आते हैं। आप एक नए युग में जा रहे हैं, नए फेज में जा रहे हैं। इन भारत की मौलिकताओं को पक्का ध्यान में रखिए। आगे व्यवस्थाओं में बड़ा परिवर्तन देश करने वाला है। नई नई व्यवस्थाएं आएंगी। पुरानी व्यवस्थाओं में भारतीयता कैसे लाई जाएगी? जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया है, एजुकेशन में भारतीयता चाहिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग सब पढ़ो, लेकिन भारतीयता की दृष्टि से पढ़ो, भारतीयता के भावों से पढ़ो, और भारतीयता को ध्यान में रखकर उनका उपयोग करो। तो सारा विश्व जो एक मौलिक अभाव में से गुजर रहा है, उसको दृष्टि देने का काम केवल और केवल भारत करेगा, और बड़ी जिम्मेदारी आप सबके पास है। नमस्कार।